जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। टॉप 10 सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी बने रहेंगे। पहले आप हिंदी वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, इंग्लिश में भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में उपलब्ध करवा दिया जाएगा सभी सवालों का, ठीक है। तो हिंदी में आप समझ लो हमारे साथ, उसके बाद आपको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वो मैं रटना मना है सीरीज के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूँ। प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मांग के नियम के क्या अपवाद हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। मांग का नियम कुछ स्थितियों में लागू नहीं होता है, जैसे गिफन वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है। जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाएगी। प्रतिष्ठा वस्तुएं महंगी होने पर भी अधिक खरीदी जाती है, यानी कि जिस वस्तु में आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है वो महंगी हो जाएगी लेकिन फिर भी उसको खरीदेंगे लोग। भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका हो तो वर्तमान मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी यह नियम काम नहीं करता है, यानी जहां मांग का नियम होना चाहिए, ठीक है, तो मांग का नियम यह फेल हो जाता है। इन सब कारणों पर मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है, अपवाद हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि पूर्ति के लोच से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, पूर्ति के लोच से आशय कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप से है। यदि कीमत में थोड़े से परिवर्तन से पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो तो पूर्ति लोचदार कहलाती है। उत्पादन समय और लागत भी इससे क्या होती है, प्रभावित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताइए। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, फर्म, मूल्य और मांग जैसी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास जैसे पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों का अध्ययन होता है। दोनों का दृष्टिकोण अलग लेकिन उद्देश्य आर्थिक समझ बढ़ाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक और बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर दिया गया है, अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। देखिए कहा गया है, मुद्रा का क्या कार्य है। देखिए, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है जिससे वस्तुओं का लेन देन सरल हो जाता है। यह मूल्य मापक कार्य करती है जिससे वस्तुओं की कीमत तय होती है। मुद्रा मूल्य संचय का साधन भी है और भविष्य में भुगतान करने में सहायक होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। देखिए कहा गया है कि विदेशी विनिमय दर से आपका क्या मतलब है। विदेशी विनिमय दर से आपका क्या मतलब है। देखिए, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है। समझ में आया। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमने $1 अपने इंडिया में लेकर आया तो उसका मुझे 85 रुपया मिला, तो $1 का कीमत कितना हो गया, 85 रुपया। समझ में आया। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है। यह आयात निर्यात, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को प्रभावित करती है। विनिमय दर में परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में दुर्लभता की क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र में दुर्लभता की क्या अभिप्राय है, आपको बतानी है। देखिए, अर्थशास्त्र में दुर्लभता का अर्थ है कि मानव की इच्छाएं असीमित है लेकिन उन्हें पूरा करने वाले साधन क्या हैं, सीमित हैं। इसी कारण सभी इच्छाओं की एक साथ पूर्ति संभव नहीं होती है। दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं को क्या करती है, जन्म देती है। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि भैया इसको आप डिटेल करो। भाई अब डिटेल करेंगे तो एक वीडियो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। एग्जाम में अब उतना समय नहीं रहा, और मेरे हर एक आंसर का लैंग्वेज इतना सिंपल होता है ना, बुक के लैंग्वेज से अलग होता है, फिर मुझे डिटेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं है। आप मिला लो बुक के आंसर्स को और हमारे आंसर्स को मिला लो,
मेरा आंसर्स आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, तुरंत याद होने वाला लगेगा, तो आप हमारे आंसर्स को फॉलो करो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। सीमांत उत्पादन संभावना से आशय है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा त्याग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? त्याग करनी पड़ती है। ये उत्पादन में अवसर लागत को दर्शाती है। यह और संसाधनों की सीमितता को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि मार्शल के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो मानव के सामान्य जीवन में धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें धन की प्राप्ति और उपयोग दोनों का अध्ययन किया जाता है और मानव कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र की अब आपको परिभाषा देना है कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था अर्थशास्त्र के बारे में और क्या परिभाषा उसने दिया था। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन करता है। उन्होंने उत्पादन, श्रम विभाजन और पूंजी संचय को राष्ट्र की संपन्नता का आधार माना है। मैंने इसका आंसर बुक में देखा भाई, ठीक है, काफ़ी लंबा आंसर था, ठीक है, और उसका निचोड़ निकाल करके मैंने यहाँ पे आपका रख दिया है। आखिरी समय में बच्चे वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में जो आएगा ना वो करवा दो, ऐसा संभव नहीं है। आखिरी समय में जब आप बैठोगे ना किताब को लेकर के, सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही लगेगा कि इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, सबका आंसर लंबा लंबा रहेगा। कैसे करोगे? दिमाग ही हैंग कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि अवसर लागत उत्पादन और संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन फालतू आपको लगा, 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ठीक है, आप मुझे सिर्फ कमेंट में एक कमेंट कर दो मेरे भाई, एक कमेंट सिर्फ कर दो कि हाँ भैया ये नंबर का जो सवाल है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, गारंटी लिख के दे देता हूँ, ऐसे करके लिख देना, वहाँ पे नहीं आएगा। एक को सवाल आपको लगा ऐसा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 का 10 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से आएगा केवल 1 या 2 या 3। मैं ये नहीं बोला 10 का 10 आ जाएगा। टॉप 10 सवाल है ये, टॉप सवाल सब है ये सब सवाल आपको आना चाहिए। क्या किया आपने 1 साल? मम्मी ने पैसा दिया, पापा ने पैसा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। उत्पादन संभावना वक्र पर अवसर लागत बढ़ती हुई होती है। उत्पादन संभावना वक्र पर अवसर लागत बढ़ती हुई होती है क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए बेहतर संसाधनों का त्याग करना पड़ता है। इसी कारण वक्र दाएं से बाएं की ओर अवतल होता है और संसाधनों की सीमितता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, तभी हम पार्ट 2 लेकर के जल्दी से जल्दी आपके पास हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।